अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ना वो सेल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ सेल डिस्कस करेंगे एंड देन सलम पे बात करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम सेल की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं ना, एक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वैलिड वॉइड का। वैलिड जो कि परमिसिबल है, अलाउड है, और वॉइड जो बिल्कुल अलाउड नहीं, प्रोहिबिटेड है। तो एक वैलिड सेल जो कि इस्लामिक कवानीन के मुताबिक अलाउड है, उसमें 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, अदरवाइज़ वो वाइड हो जाएगी। क्या हैं वो? सबसे पहले ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट मैटर आपका, जो आप जिस चीज़ को बेच रहे हैं ना, जिस चीज़ का लेन देन हो रहा है, उस सब्जेक्ट मैटर वो वैल्यूएबल होना चाहिए। जो बेच रहा है उसके पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए, वो एग्जिस्ट कर तो करता हो। उसके बाद ओनरशिप टाइटल उसका होना चाहिए। फिर उसकी प्राइस जो है वो पता होनी चाहिए कि कितनी है, स्पेसिफिक सर्टेनिटी होनी चाहिए। ये हम पहले भी बातें कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, लेकिन अब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिकली। फिर ये है कि उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस, पोजेशन और ओनरशिप की बात है, दोनों चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए। ये 4 एलिमेंट्स हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सब्जेक्ट मैटर है, प्राइस है, डिलीवरी और पोजेशन है। ये सब चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं वैलिड सेल के लिए, इन सब का क्लैरिटी इनमें ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, सोल्ड गुड है जो आप बेच रहे हैं, वो एग्जिस्ट करती हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसी क्रॉप को सेल कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसका उस वक्त मौजूद होना। ऐसा तो नहीं है कि मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ एक ड्राइंग रूम में बैठ के और मैं क्रॉप ले आऊँ उठा के, ऑब्वियसली वो तो नहीं प्रेजेंट हो सकती। इन दैट केस डिस्क्रिप्शन अगर आप उसकी एक्सप्लेन कर दें, इस बेसिस पे भी परचेज़र जो है उसको ये राइट्स मिल जाते हैं। कौन से राइट्स मिल जाते हैं? ख़यार ऐब, ख़यार वस्फ़ और ख़यार रुइयत, यानी कि वो उसको डिफेक्ट को, उसकी जो क्वालिटी है उसकी वो देख सकते हैं, इंस्पेक्शन का राइट मिल जाता है उसको। फिर इसमें एक बात ये भी है, बेसिक जो उसकी कंडीशंस हैं, सलम पे जाने से पहले आखिरी हम ये बात करेंगे कि देयर आर 3 बेसिक कंडीशंस। कोई सेल जो है शरिया जिसको वैलिड कहती है ना, शरिया के मुताबिक, शरिया इज़ द हमारा नॉर्थ है, हम शरिया के मुताबिक देख रहे हैं चीज़ों को। वो कहता है एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, और उसके पास ओनरशिप, सेलर के पास ओनरशिप राइट्स होने चाहिए उस कमोडिटी के। वो फिज़िकल या कंस्ट्रक्टिव पोजेसन होनी चाहिए उसके पास। और जो है वो एक एक्सेप्शन है, सलम और इस्तिस्ना, जिसमें आपके पास उस वक्त पोजेसन नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह से जो अभी हम डिस्कस करेंगे सलम को और इस्तिस्ना को भी लेटर ऑन। एक्सेप्शन है सिर्फ सलम और इस्तिस्ना के लिए। बाकी इन एनी सेल यू मस्ट हैव द पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो या फिजिकल हो, होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक्स जनरल जो ओवरव्यू है ना सेल कॉन्ट्रैक्ट का इन इस्लामिक लॉ, वो ख़त्म होता है। यहाँ से आगे हम सलम पे बात शुरू करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि हर सेल ट्रांजैक्शन, सेल कॉन्ट्रैक्ट जो आप करते हैं, उसमें जो कमोडिटी है उसका मौजूद होना ज़रूरी है। एक्सेप्शनल केस मैंने बताया सलम और इस्तिस्ना का। ये हमने पहले भी बार डिस्कस किया है कि एक जनरल रूल होता है जो सब पे एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू 3 पार्टीज, वन हु इज़ इनसेन, और जो सैनिटी ना हो, जो पागल हो, एक जिसको है जो माइनर हो, और एक जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हो। तो इसी तरह इसमें भी एवरी एवरी पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट लाइक ये कुछ कंडीशंस 4 जो मैंने बताई सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, उसकी प्रेजेंस के हवाले से, ओनरशिप, पोजेशन, एग्जिस्टेंस के हवाले से। एक जो एक्सेप्शन है वो इन 2 टाइप की सेल कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है, सलम को और इस्तिस्ना को। अब ये सलम क्या है, इस पे अभी आज हमने बात करनी है। सलम को बेसिकली अगर मैं मुझे एक कीवर्ड याद रखना हो ना, जिससे मैं पूरा ये स्टोरी ट्रिगर कर लूँ, तो वो होगा फॉरवर्ड सेल। फॉरवर्ड सेल इज़ अ कीवर्ड। फॉरवर्ड सेल मतलब ये कि मैंने प्राइस आज पे कर दी है, और गुड्स जो है, बायर से पैसे मैंने ले लिए हैं, लेकिन उसे गुड्स मैं डिलीवर करूँगी लेटर ऑन, मे बी शायद नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मैं बायर हूँ, सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैंने पैसे पहले ले लिए हैं, लेकिन जो गुड्स हैं मेरी वो मैं डिलीवर करूँगी लेटर ऑन इन द फ्यूचर। प्राइस पहले ले ली, गुड्स डिलीवर करूँगी इन द फ्यूचर। मैं सेलर हूँ, डिलीवर गुड्स करूँगी फ्यूचर में, और पेमेंट मैंने आज के दिन ले ली है। फॉरवर्ड सेल इसे कहते हैं। इसमें बायर है, सेलर है, ओबियसली प्राइस, और आपको कमोडिटी आपकी जो जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो फार्मर के पर्सपेक्टिव में है कि नॉर्मली ऐसा होता था पहले कि फार्मर है, उसको क्रॉप, पहले तो उसको सारा प्रोसेस चाहिए ना पूरा करना, कि पहले क्रॉप वो लगाएगा, वो बनेगी, और पैसे उसे आज चाहिए क्योंकि उसने सारी अरेंजमेंट्स आज करने हैं। फिर क्रॉप जाके वो डेवलप होगी, और फिर जाके लेटर ऑन वो उसे बेच सकेगा और पैसे मिलेंगे ना। तो अभी जो पैसों की किल्लत है, पैसे जो चाहिए वो कैसे अरेंज करे? तो इस केस में क्या होता है कि बैंक से वो जाके ले लेता है, प्राइस पैसे ले लेता है,
और एग्री ये करता है कि जब क्रॉप बन के तैयार हो जाएगी तो वो डिलीवर कर देगा जो क्रॉप है उसको लेटर ऑन आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ, जब भी वो प्राइस एडवांस डिलीवरी डेफर्ड, प्राइस पहले ले लेता है डिलीवरी बाद में करता है। तो ये सारा सिनेरियो है। इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि रिबा को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि नॉर्मली जब आप जो ट्रेडिशनल चैनल्स पे जाते हैं तो यू गॉट टू पे सम इंटरेस्ट एज वेल। हलाल फाइनेंसिंग का एक ऑप्शन है, ये प्रोडक्ट है ये बेसिकली, इसलिए क्योंकि फार्मर्स की स्पेसिफिक नीड को एड्रेस करने के लिए ये बनाया गया। फार्मर्स को या जो भी बिज़नेस लोग करते हैं पहले उन्हें पैसे चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद जाके जब सेल होती है तो फिर पैसे आते हैं ना, फिर सेल से जो प्रॉफिट आता है उसको वो फिर यूटिलाइज़ करते हैं। तो इंस्टेड के वो इंटरेस्ट बेस्ड लोन की तरफ जाएं, जो उन्हें पहले इंटरेस्ट की बेसिस पे और सिक्योरिटी रख के गारंटीड लोन दे देते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट होता है, तो उसका ऑल्टरनेट एक ऑप्शन सलम की फॉर्म में है कि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं, सूद नहीं है, सूदी निज़ाम नहीं है। ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आपको पैसे मिल जाते हैं, फार्मर की ज़रूरत पूरी हो जाती है, ट्रेडर की ज़रूरत पूरी हो जाती है, और लेटर ऑन बैंक को भी उसकी जो फैसिलिटी है यानी कि इन टर्म्स ऑफ गुड्स उसको रीपेमेंट मिल जाती है, और जो कि वो फिर स्पॉट मार्केट में जब सेल करता है तो उसको भी उसका मार्जिन जो है प्रॉफिट मिल जाता है, प्रॉफिट पे वो सेल करता है उन गुड्स को, लोअर प्राइस पे वो जो है उसे मिल जाती हैं मार्केट में। जब वो सेल करता है तो वो जो डिफरेंस आता है वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह से है इसका, ये दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिट है, क्योंकि देखो मुझे अभी पैसे चाहिए ना, तो पैसे मुझे उसने इस कमिटमेंट पे आज मिल गए पैसे कि ये जो क्रॉप तैयार होगी तो मैं आपको ये इतने पैसों में, जो इतने पैसों में मैंने आपसे लोन लिया है, इतने पैसों के मुताबिक होगी ये, उस हिसाब से एवेलुएट करके दिया जाता है ना लोन। तो उसकी प्रोपोर्शन में आपने जो क्रॉप है वो आप उसको दे देंगे, जो सेलर जो है वो दे देगा। तो जब वो दे देगा क्रॉप, तो अब जिसके पास ये क्रॉप जाएगी वो उसको स्पॉट जो उस वक्त का प्राइस हो, मार्केट रेट होगा, उसके मुताबिक वो बेचेगा। तो अगर वो उस प्राइस से ऊपर है यकीनन, तो फिर क्या होगा कि उसको बेनिफिट मिल जाएगा। जो डिफरेंस है, मार्जिन है, फॉर एग्जांपल क्रॉप की वैल्यू मैंने उसने लोन दिया है 100 रुपये का, और जब मैंने उसको क्रॉप हैंड ओवर की 100 के मुताबिक, तो वो जब उसने स्पॉट प्राइस में उसको सेल किया तो मे बी वो 120 की हुई सेल, तो वो जो 20 का डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट है। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि ये ऐसा भी और वाइस वर्सा भी हो सकता है, रिस्क है ना इसमें, रिस्क इन अ सेंस कि वो जो 120 है वो 90 भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो है, ये चूँकि वो रिस्क एक्सेप्ट कर रहा है और चूँकि ये एक प्री एग्रीड चीज़ नहीं है, तो ये इसको कहते हैं कि ये सलम है। ये सलम का जो मैकेनिज़्म है और सिस्टम है उसका, और ये अलाउड है। ठीक है, बायर को बाद में प्रॉफिट होता है, वो लेता है, प्रॉफिट तो उसे भी होता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। फिर कैपिटल जो है सलम का फुली पेड इन एडवांस, पूरे के पूरे पैसे जो है, जो भी दूसरी पार्टी है वो आपको सारे पैसे पहले दे देती है, फिक्स आपको अमाउंट आपकी मिल जाती है और आपको पता होता है कितने पैसे आपने देने। ऐसा नहीं है, एम्बिग्विटी कोई भी नहीं है, एवरीथिंग इज नोन एंड फिक्स्ड डिटर्मेंट, कोई पार्शियल पेमेंट नहीं होती, फुल पेमेंट होती है एडवांस। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए हैं, अगर बैंक दे रहा है, बैंक अगर सलम ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है तो बैंक 5 लाख रुपए देगा एट वंस, और इंस्टॉलमेंट की बात नहीं होगी ये। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ है स्पेसिफिकेशन ऑफ कमोडिटी। स्पेसिफिकेशन ऑफ कमोडिटी का मतलब ये है कि आप जिस क्रॉप की बात कर रहे हैं, जिस गुड्स की बात कर रहे हैं, जो आपने उसको लेटर ऑन डिलीवर करनी है, वो क्लियर होनी चाहिए, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन इन द लॉ। क्लैरिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मेजरेबल है तो वेट कितना है, काउंट कितना है, साइज़ कितना है, हर चीज़ डिटरमिन्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वीट आपने उसको देनी है लेटर ऑन, 3 महीने बाद आपने उससे वादा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है सलम का, तो वो पता हो कि कितने किलोग्राम है, उसका ग्रेड क्या है, किस लेवल की है, और क्या है उसकी क्वालिटी का लेवल क्या है। एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एम्बिग्विटी होगी किसी तरह से भी तो वो इनवैलिड हो जाएगी। फिर अगली बात यह है कि वो जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल होनी चाहिए। मतलब आप गोल्ड और सिल्वर में नहीं कर सकते। गोल्ड और सिल्वर में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मनी का मीडियम है ना। गोल्ड और सिल्वर को ये तस्वर किया जाता है कि मनी मीडियम है, सर्फ ट्रांजैक्शन है, सर्फ ट्रांजैक्शन है। वीट जो है वो ये है, फॉर एग्जांपल जब एक कमोडिटी है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये सर्फ की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, ये नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रेड होता है, इस पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन गोल्ड और क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर में ये भी एक्सपेक्टेड होता है ना कि लेटर ऑन उनकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, वो क्योंकि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो इस्तेमाल होता है। उसमें रिबा फैक्टर आ जाता है फिर अगर आप ये गोल्ड और सिल्वर लेते हैं। तो ये हम इस सलम का तो पर्पज़ ये है ना कि इकोनॉमिक विजडम एक जनरेट करना, कि फार्मर्स को आप फैसिलिटेट करें और जो लेंडर है उसको आप फैसिलिटेट कर दें। लेकिन जो ये पर्पज़ तो नहीं है कि मनी जनरेशन हो इन दैट वे। प्रॉफिट शेयरिंग इज़ अ पर्पज़ फॉर द अदर पार्टी एज वेल, जिसको आप दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो ये हिसाब है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो
आप उसको अगर जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे प्रोबेबिलिटी ये है कि उसकी प्राइस उतनी बढ़ती जाएगी, तो हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं, इस्लाम ये कहता है कि मनी मस्ट बी एक्सचेंज इमीडिएटली। आप उसको रोक के ना रखें, होल्ड ना करें इसलिए कि मे बी शायद इसकी प्राइस बढ़ जाए, ऐसा नहीं। अब अगर आप वीट को होल्ड करके रखेंगे तो वीट तो ख़राब हो जाएगी, उसकी तो पेरिशेबल गुड है, प्रोडक्ट है ये। तो हम गोल्ड और सिल्वर को डिले कर सकते हैं, हम वीट को डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो सलम का पर्पज़ ही ये है, इस तरह का है, इस तरह की चीज़ का है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अच्छा, उसके बाद ये हमने चीज़ डिस्कस कर ली कि जनाब क्या नाम है, कमोडिटी जो है वो होनी चाहिए, इस वक्त प्रेजेंट मौजूद होनी चाहिए। हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये गोल्ड और सिल्वर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रिबा का शुबा होता है कि रिबा ना हो। उसके बाद सर्फ आइटम भी है गोल्ड और सिल्वर, और हम ये भी हमने डिस्कस किया कि सर्फ का मतलब क्या है, वाई। फिर डिलीवरी कंडीशंस, डिलीवरी का मतलब ये कि वो भी फिक्स होनी चाहिए, क्या मोड होगा उसका, किस जगह होगी, एवरीथिंग, डेट, टाइम, स्पेसिफिकेशन, एवरीथिंग मस्ट बी वेरी क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि मैं शाम को डिलीवरी करूंगी, तो भाई शाम कौन सी शाम, किस दिन की शाम, किस तारीख की शाम, यू शुड बी वेरी क्लियर कि 1 जुलाई फॉर एग्जांपल लाहौर में फ़लाने दुकान में इस वक्त इस पहर होगी। एग्जैक्ट एवरीथिंग मस्ट बी वेरी क्लियर। उसके बाद अगली बात यह है कि रिस्क एंड पोजेशन। जब आप फॉर एग्जांपल, अब जब तक आपको डिलीवर नहीं हुई, फॉर एग्जांपल देखो, बैंक ने लोन दे दिया और फार्मा ने वादा किया कि वो 3 महीने बाद उसे क्रॉप देगा, तो पहले जब तक उसने पैसे दिए हैं तो बैंक का रिस्क है, बैंक रिस्क बेयर करेगा। लेकिन जब डिलीवर हो जाएगा तो रिस्क बेयर करेगा बायर। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉस सेलर बेयर करेगा। तो ये दोनों पार्टीज रिस्क बेयर करती हैं अपनी अपनी जगह। जिसने पहले पैसे दे दिए हैं तो वो रिस्क बेयर करेगा, जिसने बाद में क्रॉप देनी है तो वो भी फिर रिस्क बेयर करेगा कि अगर क्रॉप ना पूरी ना हुई, ख़राब हो गई, या कोई मसला हो गया, कोई क्लेमिटी आ गई, तो फिर वो पूरा तो करना है ना, उसने पूरा तो वो नुकसान करके देगा उसको। तो लॉस दोनों पार्टीज़ की पार्ट पे हो सकता है अगर वो बैंकरप्ट हो जाए या वो क्रॉप ना डिलीवर कर सके। दोनों पार्टीज़ अपना अपना रिस्क बेयर करती हैं। बिफोर डिलीवरी रिस्क सेलर पे होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी रिस्क किस पे होता है, बायर पे होता है। उसके बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप गुड्स को डिलीवर नहीं कर सके तो आप क्या करेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली कंसेंसस से, आपसी रजामंदी से ये फैसला कर लें तो वो रिप्लेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि मैंने ए ग्रेड, या चलें वीट में ही एग्जांपल पे डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने ए ग्रेड की वीट का वादा किया हुआ था लेकिन वो मैं नहीं डिलीवर कर सकी, तो आई मे टॉक टू द बायर और मैं उसे ये कह सकती हूँ कि हम इसे बी कैटेगरी की वीट में आपको डिलीवर करा देती हूँ। या लेकिन उसकी वैल्यू जो हमारी टर्म प्री डिटर्मिंड जो प्राइस हमने सेल कॉन्ट्रैक्ट में तय की हुई है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ वीट मैं, मेरी दूसरी क्रॉप भी है वो राइस की है, वो मैं आपको डिलीवर कर सकती हूँ, लेकिन उतनी जितनी कि सेल कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट हमने डिसाइड की हुई है उतनी, ना ज़्यादा ना कम। फिर नेक्स्ट बात है रिवोकेशन। रिवोकेशन लीगल एक वर्ड है, लफ्ज़ रिवोक से निकला है, इसका मतलब होता है कैंसलेशन। तो कैंसलेशन कैसे होगा, अगर आप कोई सलम ट्रांजैक्शन है उसको कैंसिल करना चाहे तो ये यूनिलेटरी नहीं हो सकती, मतलब एक बंदा नहीं कर सकता, दोनों पार्टीज म्यूचुअली करेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब दोनों पार्टीज म्यूचुअली करती हैं ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंड, उसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने ये पहले बात की भी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो प्रॉमिस प्लस एनफोर्सेबिलिटी होता है, यानी कि उसमें आप कानून को इन्वॉल्व करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ जो है, इस्लामिक हो या इंग्लिश हो, वो इन्वॉल्व हो जाता है और कोर्ट की रेट होती है, वो अपना काम करा सकती है, उसमें ये पावर है, कंपिटेंट अथॉरिटी है वो। तो जब आप म्यूचुअली कैंसिल करते हैं ना किसी कॉन्ट्रैक्ट को तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आपको कोर्ट कोई पेनल्टी नहीं लगाती है, आप कोई भी बंदा जो है वो आपको मजबूर नहीं कर सकता पूरा करने पे, क्योंकि बोथ पार्टीज ने म्यूचुअली किया है तो उसमें कोर्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने यूनिलैटरली उसको कैंसिल करने की कोशिश की है तो दूसरी पार्टी को ये हक है कि वो कोर्ट में दावा दायर करे और वहाँ दावा दायर करके अपना हक ले। वो नुकसान जो उसको फिजिकल सूरत में मिला, जिसके पैसे उसने दिए हुए थे, क्रॉप डिलीवर नहीं हुई उसका नुकसान, और डैमेजेस का कि उसका जो टाइम ज़ाया किया, उसको मेंटल टॉर्चर दिया, उसका भी नुकसान, डैमेजेस, जुर्माना, बोथ। तो ये हिसाब है। फिर सेल बिफोर पोजेशन। बायर कैन नॉट सेल बिफोर रिसीविंग गुड्स। ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये बात की ना कि फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ, मैंने उसे कहा कि आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दें, मेरी क्रॉप तैयार होगी 3 महीने बाद मैं आपको दे दूंगी। तो अब ये जो ख़रीदार है, जो बैंक है, जो क्रॉप रिसीव करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता कि अभी क्रॉप उसके हाथ में नहीं आई और वो उसका पहले ही मुआहदा कर ले किसी पार्टी के साथ, ये क्रॉप मैंने मुझे मिलने वाली है तो ये मैं आपको सेल करूँगा, उससे अगला एग्रीमेंट कर ले। नहीं, जब तक उसकी पोजेशन में क्रॉप नहीं आ जाती बैंक उसको आगे सेल नहीं कर सकता। ठीक है, पैरेलल पैरेलल। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शनल केस है कि पैरेलल सलम इज़ अलाउड। इमीडिएटली सेल नहीं कर सकता, लेकिन अलग से एक सलम कॉन्ट्रैक्ट को वो कर सकता है, क्योंकि वो भी बैंक भी ऐसा कर दे
बैंक भी कह सकता है ना कि पार्टी दूसरी पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि मेरे पास एक क्रॉप आने वाली है, आप मुझे पैसे दे दें 5 लाख रुपए, तो जब मेरे पास क्रॉप आएगी तो मैं आपको 2 महीने बाद मुझे मिल जानी है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। यानी कि बैंक अपने तौर पे एक अलग सलम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए बगैर किसी तीसरी पार्टी के साथ वो पहले ही किसी से तय कर ले, फिर ये एग्री टर्म्स पे ये तय कर ले कि क्रॉप आएगी तो आई सेल यू। नो, ऐसा नहीं कर सकता। तो पैरेलल सलम इसे कहते हैं। अच्छा, पैरेलल सलम यानी कि 2 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लिंक नहीं हो सकते, यानी कि कंटीजेंट, यानी कि इसको आप कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। बोथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अलग अलग रखेंगे। फिर एक होता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कि बैंक कोई एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है गुड्स को सेल करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फार्मर इट हिमसेल्फ कैन सेल दैट वीट जो उसने बैंक को देनी थी। बैंक का तो ये काम नहीं है ना कि वो जाके मार्केट, तो बैंक को एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है। बैंक उस फार्मर को भी एजेंट अपॉइंट कर सकता है कि आप इस वीट को मेरे बिहाफ पे सेल करें इन द मार्केट और एंड मुझे पैसे फिर वापस कर दें। इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाय बैक, क्या ऐसा हो सकता है कि सेलर जो है वो अपनी क्रॉप को वापस बाय कर ले लेटर ऑन? तो ऐसा नहीं हो सकता, बाय बैक नहीं कर सकता। फार्मर ने जब वीट सेल की है तो वो वापस उसको बाय नहीं कर सकता। ये इसका मतलब होता है ये ट्रिकिंग है। ट्रिक, स्ट्रिबा लाइक ट्रिक इसे कहते हैं कि मतलब आप कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, ये ट्राइंग बीइंग स्मार्ट। तो ऐसा नहीं है, ये दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है। और फिर अगली जो बात है वो ये कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सलम को आप ट्रीट करते हैं एज एन एसेट, कि फाइनेंसिंग आप अरेंज करें ना, आप पैसा अरेंज कर, फॉर एग्जांपल आई एम सेलर, तो मैं अपनी क्रॉप को डिलीवर करूंगी लेटर ऑन और अभी मैं एडवांस पेमेंट ले रही हूँ, तो मैं एक एसेट जनरेट कर रही हूँ, कैश जनरेट कर रही हूँ, कैश इज़ एन एसेट, मैं फाइनेंसिंग अरेंज कर रही हूँ, तो ये एसेट के तौर पर ट्रीट होगा। जो पैरेलल सलम का कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो बैंक करेगा विद अनदर पार्टी, वो लाइबिलिटी है। ठीक है, वो लाइबिलिटी उसकी होगी फॉर एग्जाम्पल। तो ये बात है। फिर प्रॉफिट रिकग्निशन कैसे होगी? व्हेन गुड्स आर सोल्ड, नॉट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जब वो गुड्स को मार्केट में बेचेगा तो बैंक को प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। फिर सिक्योरिटी क्या होती है? बैंक क्या सिक्योरिटी ले सकता है? बैंक गारंटी ले सकता है, बैंक कोई कोलेटर ले सकता है ना। फार्मर अपनी कोई लैंड या कोई क्रॉप ऑलरेडी जो उसकी है उसको प्लेज कर सकता है, ताकि बैंक अपने आप को सिक्योर कर ले कि लेटर ऑन ऐसा ना हो कि ये इसकी क्रॉप तबाह हो जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर वो जो गारंटीड उसने एसेट लिया हुआ है उसको सेल करके अपने पैसे पूरे कर लेगा। तो ये बात है। फिर ऑफसेटिंग नहीं कर सकते आप पैरेलल कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे आप। पैरेलल सलम या सलम हो दोनों अलग अलग करेंगे उसको। ठीक है, ईच कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब इस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल अगली जो बात है वो ये है कि लेट्स सपोज डिले हो गया। मिसाल के तौर पर अगर लेट्स सपोज हम ये देखें कि डिले है इन द प्रॉफिट।